तो समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा 10 पाठ 14, जिसको हम बोल रहे हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी हम पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 9 में आप दिए हुए आंकड़ों को अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता। कक्षा 9 में आप दिए हुए जो आंकड़े थे, आंकड़े जिसको हम इंग्लिश में डाटा कहते हैं, एवं वर्गीकृत बारंबारता बटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आपने आंकड़ों को चित्रीय रूप से विभिन्न आलेख जैसे दंड आलेख, आपने आंकड़ों को चित्रीय रूप में भी प्रदर्शित किया, जैसे दंड आलेख, आयत रूप में, आयत जैसे चित्र में भी बनाया, आयताकार चित्र बनाया, जिसमें असमान चौड़ाई वाले वर्ग भी सम्मिलित है। असमान चौड़ाई मतलब किसी में ज़्यादा चौड़ाई, जैसे ये ज़्यादा चौड़ाई का आया था, ये कम चौड़ाई का आया था। ऐसे भी आलेख हमने कक्षा 9 में बनाए। और बारंबारता बहुभुजों के रूप में निरूपित करना सीखा था। और बारंबारता बहुभुज के रूप, बारंबारता को शायद ये कहते हैं पाई चार्ट, शायद पाई चार्ट कहते हैं। यहाँ पे बहुभुज बना के हमने निरूपित किया था। तथ्य तो यह है कि आप अवर्गीकृत आंकड़ों को कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि, तथ्य क्या है कि आप अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि ज्ञात करके एक कदम आगे बढ़ गए थे। तथ्य क्या है? अवर्गीकृत जो आंकड़े वर्गीकृत नहीं थे, कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि ज्ञात करके एक कदम आगे बढ़ गए थे। इन संख्यात्मक प्रतिनिधि को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आंकड़े दिए हैं ये 2, 4, 6, 8। अब इसका केंद्रीय मान निकालना है। अगर मुझे क्या निकालना है? केंद्रीय मान। आपने पहले मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट हुआ। पहले टेस्ट में 2 नंबर पाए, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8। अब किसी ने बोला इनका औसत मान बताइए, जिसको हम केंद्रीय मान कहते हैं। तो हमारे पास आंकड़ा दिया है, हमें केंद्रीय मान निकाल चाहिए। केंद्रीय मान चाहिए तो क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे और बटे हैं ये कितने? 4, 4 से भाग देंगे। 6, 4, 10, 2, 12, 8, 20, 20 बटे 4, ये आ गया 5। तो इस औसत मान को, ये जो औसत मान है, इसी को ही हम केंद्रीय मान कहते हैं। हमने ऐसे 3 माप को, अर्थात अब केंद्रीय मान आपने टेस्ट दिया या आपने स्कोर किया। मान लीजिए पहले मैच में 15 रन, दूसरे मैच में 25 रन, तीसरे मैच में 3 रन, चौथे मैच में 80 रन। ये मान लीजिए आपने स्कोर किया, ठीक है। तो अब जब आप ये स्कोर कर रहे हैं तो एक सेकंड, तो इसका अगर औसत मान आपको निकालना है, औसत मान, तो औसत मान निकालने के कुछ पैमाने होते हैं। तो औसत निकालने के 2-3 तरीके हैं।
जिसको हम बोलते हैं मीन। तीन, ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं, औसत मान को हम केंद्रीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति भी कहा जाता है। अच्छा, और इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी इंग्लिश में कहते हैं। चाहे हम औसत समझ लें कि हमने इतने टेस्ट खेले, इतने मैच खेले, पहले में 15 रन, दूसरे में 25 रन, तीसरे में 18 रन, फिर 20 रन, तो औसत कितना आया हमारा? तो औसत निकालना ही केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। क्यों केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है? आपने पहले 15 पाया, न्यूनतम कितना स्कोर किया? 15। अधिकतम कितना स्कोर किया? ये अधिकतम स्कोर किया। तो जो केंद्रीय मान होगा इन दोनों के बीच का होगा। 15 + 25 + 18 + 20 बटे हैं कितने? 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए। तो केंद्रीय मान जो होगा इसका कितना हो जाएगा? ये सबसे कम है 15, सबसे अधिक है 20, तो जो केंद्रीय मान होगा इन दोनों के बीच में आएगा, 15 और 20 के बीच में आएगा। अच्छा, तो इनके बीच में आएगा, इनके सेंटर में कुछ आएगा। 15 है न्यूनतम, 25 है अधिकतम, तो 15 और 25 के बीच में कोई नंबर आएगा, तो उनके बीच में आएगा तो बीच को केंद्रीय के भी कहते हैं, इसलिए उसको हम केंद्रीय मान भी कहते हैं। तो हम केंद्रीय मान निकालने के हमारे जो 10वीं कक्षा में है केंद्रीय मान निकालने का, वो 3 तरीका है। केंद्रीय मान निकालने के 3 तरीके हैं। एक को बोलते हैं माध्य। अब हमारे पास आंकड़े दिए रहेंगे, और उस आंकड़ों का हमें केंद्रीय मान निकालना है। तो केंद्रीय मान निकालने के लिए एक तरीका है माध्य, जिसको हम मीन कहते हैं। फिर दूसरा माध्यक, जिसको हम मीडियन कहते हैं। और फिर तीसरा है बहुलक, जिसको हम मोड कहते हैं। तो आंकड़ों का केंद्रीय मान निकालने के ये 3 तरीके हैं। कौन? माध्य, माध्यक और बहुलक। अच्छा, ये 3 तरीके की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? 3 तरीके की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो कुछ में क्या था कि सही रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। जैसे मीन हम निकालते तो मीन में सही रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, फिर दूसरा तरीका ढूंढा गया। मतलब कुछ लोग माध्य से खुश थे, कुछ लोग माध्यक से खुश थे, कुछ लोग बहुलक निकाल के खुश थे। तो अलग अलग तरीके ढूंढे गए केंद्रीय मान निकालने के। किसी में सही रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो लोगों ने तरीके ढूंढना चालू कर दिए, अलग अलग तरीके। तो 3 तरीके से हम केंद्रीय मान, अगर कोई आंकड़ा दिया है उस आंकड़े का केंद्रीय मान निकालना है, औसत मान को ही हम केंद्रीय मान कहते हैं। तो ये 3 तरीके हमारे 10वीं के सिलेबस में, 9वीं के सिलेबस में थे, ये हमने पढ़ा था। तो इस अध्याय में हम इन तीनों माप को, अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बढ़ाएंगे। इस अध्याय में हम क्या करेंगे? इन तीनों मापकों अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम बढ़ाएंगे। हम संचयी बारंबारता और
हम संचयी बारंबारता जिसको हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और संचयी बारंबारता हो गया, और संचयी बारंबारता सारणी की वार्ता सारणी हम संचयी बारंबारता जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं और संचयी बारंबारता सारणी के उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे तथा यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता जो तोरण कहलाते हैं, हम संचयी बारंबारता भी सीखेंगे जिसको हम इंग्लिश में संचयी बारंबारता जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ये भी सीखेंगे। और संचयी बारंबारता सारणी के उदाहरणों की चर्चा करेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्र जिसको संचयी बारंबारता वक्र जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, जो तोरण यानी अंग्रेजी में ओजिव, हम संचयी बारंबारता वक्र देखेंगे जो तोरण ओजिव कहलाते हैं, किस प्रकार खींचा जाता है। संचयी बारंबारता कर्व भी देखेंगे जिनको संचयी बारंबारता वक्र को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अब हम आंकड़े दिए हैं और वो वर्गीकृत हैं, अवर्गीकृत नहीं, वर्गीकृत। अब उसका अगर हमें माध्य निकालना है, माध्य जिसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अगर निकालना है, तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि दिए हुए प्रेक्षण का माध्य या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग के प्रेक्षणों की कुल संख्या में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। कक्षा 9 से याद कीजिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास यदि प्रेक्षण है, हमारे पास x1 x2 x3, ये हमारे पास प्रेक्षण है। प्रेक्षण यानी ये नंबर हमें दिए गए हैं, अगर जिनको मैं x1 बोल रहा हूँ, x2 बोल रहा हूँ, x3 बोल रहा हूँ, और ये x1 कितनी बार आया है मान लेते हैं उसकी बारंबारता मतलब x1 का बारंबारता मान लेते हैं f1 है। बारंबारता क्या है, मतलब x1 कितनी बार आया है। अगर मान लेते हैं 5 जो है 3 बार आया है, तो 5 की बारंबारता 3 है। x1 अगर 5 है तो उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 3। बारंबारता को f से दिखाते हैं, तो x1 की बारंबारता को f1 से मान लेते हैं। 4 एक नंबर था, तो 4 कितनी बार आया है, 5 बार। तो मान लेते हैं x2 4 है, दूसरा वाला नंबर 4 है, उसकी बारंबारता जिसको मैं f2 बोल रहा हूँ वो कितनी बार आया है, 5 बार। तो 4 की बारंबारता 5 है, ठीक है। तो कक्षा 9 से याद कीजिए कि अगर हमारे पास x1 x2 ये सब क्या हैं, x यानी ये नंबर हैं, उनके बारंबारताएं मतलब कोई भी नंबर कितनी बार आया है, उसकी x1 की बारंबारता f1, x2 की बारंबारता f2, xn की बारंबारता fn अगर है, तो इसका अगर हमें औसत निकालना है, अगर इसका माध्य निकालना है,
जो इन सभी नंबर का क्या आएगा, औसत मान। ठीक है, अगर हमें ये आंकड़े दिए हैं और उसकी बारंबारता दी है। अगर आंकड़े दिए हैं नंबर ऐसे और उनके बारंबारता दी है, हमारे पास कई सारे नंबर हैं और उनकी बारंबारता है, और अगर हमें माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। कई सारे नंबर हैं, उनकी बारंबारता दी है और हमें माध्य निकालना है, तो उसका सूत्र है माध्य निकालने का, x1 में f1 गुणा करा दें, तो f1 में x1 गुणा करा दें। f1 में x1 गुणा कराएं चाहे x1 में f1, एक ही चीज़ है। 2 में 3 का गुणा चाहे कराएं चाहे 3 में 2, आना तो 6 ही है। तो f1 x1 प्लस f2 x2, f3 में x3 गुणा कराएं और लास्ट में fn में xn गुणा कराएं और बटे ये थे कितने, n, तो n का भाग दे दें। n ये हैं कितने, ये जितने भी होंगे उनका भाग दे दें, या ये जितनी भी बार आए होंगे उन सब का भाग दें। तो मान लेते हैं f1 बार आया था, x2 f3 बार, तो जितनी बार आए हैं f1 f2 f3 इन सबको जोड़ दें, ये हमारा आ जाएगा माध्य। ठीक है, माध्य कैसे निकलेगा, इनके जो मान है ना f1, इनकी x1 3 बार आया मान लीजिए, x2 4 बार आया, तो 4 3 7 बार आया ना, तो ये कुल कितने बार आए हैं, इनकी बारंबारता को जोड़ दीजिए सीधी बात, तो पता चल जाएगा कि ये कितनी बार आए हैं। तो नीचे ये सब नंबर कितनी बार आए हैं उससे भाग दे दें। याद कीजिए, उपरोक्त को संक्षिप्त रूप में एक यूनानी अक्षर, ये जो माध्य है इसको हम ऐसे x बार से दिखाते हैं। माध्य को किससे दिखाते हैं, x बार से, और ये जो x बार है इसको x बार पढ़ते हैं, ये एक यूनानी अक्षर है। ठीक है, और नहीं ये यूनानी अक्षर नहीं है, माध्य को x बार से दिखाते हैं, इसको x बार पढ़ते हैं। याद कीजिए, उपरोक्त को संक्षिप्त रूप में एक यूनानी, अगर इसको मुझे एक संक्षिप्त रूप, छोटे रूप में लिखना है तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको मुझे छोटे रूप में लिखना है तो ऐसे सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, ये सिग्मा इसको, तो ये जो माध्य होगा, माध्य तो x बार से ही रहेगा, इसको सिग्मा से, हमने कहा ये f1 x1 है, तो हमने कहा सब में f दिख रहा है, सब में x दिख रहा है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, तो यहाँ i लिख ले। 1 i की जगह पे 1 1 भी हो सकता है, i की जगह पे 2 2 हो सकता है, i की जगह पे 3 3 हो सकता है, i की जगह पे 4 4 हो सकता है। और नीचे क्या है, सब में f दिख रहा है, ये 1 2 3 इसको हम i बोल देते हैं, सबको जोड़ देंगे और इन सबको जोड़ा गया है, तो जोड़ने को सिग्मा बोलते हैं। इस जोड़ को सिग्मा से दिखाते हैं। ये सिग्मा क्या है, जोड़ का प्रतीक है। जोड़ को प्रदर्शित इससे करते हैं, सिग्मा से, इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा, या इसी को समेशन कहा जाता है। तो इतने बड़ी चीज़ को इस तरह से भी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। और i का मान 1 से n तक जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो i का मान है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, i का मान 1 से n तक जाएगा। आइए इस सूत्र का निम्नलिखित उदाहरण में माध्य ज्ञात करने का प्रयोग करें। एक निम्नलिखित उदाहरण दिया है, और ये जो सूत्र है इसका हम उपयोग करेंगे। एक उदाहरण दिया है,
उदाहरण पहला, और ये हम इसका मान ज्ञात करने में प्रयोग कर रहे हैं। माध्य निकालना चाहते हैं, कुछ हमारे पास आंकड़े दिए हैं, उसका हमें माध्य निकालना है, मान लेते हैं। तो किसी स्कूल की कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 अंक प्राप्त किए गए। क्या लिखा है? किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक एक सारणी में दिए हैं। सारणी को अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। तो इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के, और उनका कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कुछ अंक पाए हैं, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। प्राप्तांक को मान लेते हैं, मैं XI से दिखा रहा हूँ, और उनकी बारंबारता को FI से। कितने विद्यार्थी थे? विद्यार्थी ने 30 विद्यार्थी थे। 30 विद्यार्थी गणित पेपर में 100 में अंक प्राप्त किए हैं। तो एक विद्यार्थी ऐसा था जो 10 पाया था। विद्यार्थियों की संख्या मतलब विद्यार्थियों की बारंबारता। 10 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी थे? तो एक ही थे। तो 10 की बारंबारता 1 है, क्योंकि एक ही विद्यार्थी था। विद्यार्थी कितनी बार रिपीट हुआ है? एक विद्यार्थी कितनी बार ज़्यादा अंक पाया है? 20 अंक पाने वाला विद्यार्थी कितने थे? एक ही था। 30 अंक पाने वाला विद्यार्थी 3 ठो थे। 40 अंक पाने वाला विद्यार्थी 4 ठो थे। 50 अंक पाने वाला विद्यार्थी 3 ठो थे। 56 अंक पाने वाला विद्यार्थी 2 ठो थे। 60 अंक पाने वाला विद्यार्थी 4 ठो थे। 70 अंक पाने वाला विद्यार्थी 4 ठो थे। 72 अंक पाने वाला विद्यार्थी 1 था। 80 अंक पाने वाला विद्यार्थी 1 था। 88 अंक पाने वाला 2 थे। 92 अंक पाने वाला 3 थे। 95 अंक पाने वाले 1 थे। इतने विद्यार्थियों की ये संख्या थी।